नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विज्ञान शास्त्र पर। मैं हूं आपका होस्ट नीलम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। और हम लोग जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं वो है जेई मेंस 2025 का जनवरी अटेम्प्ट में। हर एक शिफ्ट में टोटल 10 शिफ्ट था, तो टोटल 10 शिफ्ट के जितने भी केमिस्ट्री का सवाल थे उन सबका सारे केमिस्ट्री के सवाल के मैं चैप्टर वाइज सोल्यूशन करा रहा हूँ। अभी तक मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5 चैप्टर्स करा दिया। उसके बाद हम लोग केमिकल काइनेटिक्स भी कर लिए। फिजिकल केमिस्ट्री से केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो गया और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कर दिया। तो आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिटॉक्स रिएक्शन कर लेंगे। डिटॉक्स रिएक्शन ऐसे तो मतलब उतना ज्यादा वेटेज नहीं रखता, मगर काफी अच्छा सवाल लगता है इससे। तो मतलब इससे तो 2-3 सवाल तो बहुत अच्छा आया है। तो पहले सवाल 5 सवाल ही है आज, बस रेडॉक्स रिएक्शन के बस 5 ही सवाल है। वो 5 सवाल हम लोग अच्छे से कर लेंगे। तो सवाल चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। बोला है कि सम कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाज केप्ट इन ए सील्ड कंटेनर। हो हाँ, और एक बात, जो लोग नया वीडियो देख रहे हो उसके लिए बता देता हूँ कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं बोलता हूँ कि हर एक चैप्टर का थोड़ा सा पहले पढ़ के आओ, थोड़ा सा एक बार शॉर्ट नोट्स हर एक चैप्टर का अलग अलग पेज पे बना लो। कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार बस 1-2 मिनट में चैप्टर एक बार शॉर्ट नोट्स देख लो। कि फॉर्मूलाज देख लो कि फॉर्मूलाज में कोई गलती वलती ना हो जाए। और अगर चैप्टर अच्छे से आता है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा वीडियो देख लो, प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, क्योंकि मैं इधर सॉल्यूशन कर दूंगा, उससे कुछ दिक्कत नहीं होगा। मतलब उससे तो तुम्हें आ जाएगा, ओ अच्छा अच्छा ये तो ऐसा था ऐसा था। अगर खुद से जब दिमाग नहीं लगाओगे तो तब तक नहीं होगा कुछ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले ये प्रेफर कर लो कि एक सवाल हो जाए, मतलब थोड़ा सा सवाल करके आओ। तो वही था। तो चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि सम कार्बन डाइऑक्साइड वाज केप्ट इन अ सील्ड कंटेनर एट अ प्रेशर ऑफ 1 atmospheric pressure in 2073 Kelvin. The entire amount of carbon dioxide gas was later passed through an aqueous solution of calcium hydroxide. बोला है कि एक सील्ड कंटेनर, मतलब एक सील्ड कंटेनर लो। इस सील्ड कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड रखा है और कितना है, 1 atmospheric प्रेशर है और 273 केल्विन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंटर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जितना था उसको क्या किया, लेटर पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन। इसको पास किया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसको मिलाया है। ठीक है। तो इसके साथ कुछ रिएक्ट हुआ, कुछ रिएक्ट करके क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा और वाटर होगा। सीधी बात है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलके ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब इसका क्या पूछा, क्या है, द एक्सेस अनरिएक्टेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से कुछ रिएक्ट किया है, कुछ अनरिएक्टेड भी है। ये रिएक्टेड कुछ है और कुछ होगा अनरिएक्टेड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अनरिएक्टेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। was later neutralized with 0.1 molar of 40 molar HCl, sorry 40 milliliter, 40 milliliter HCl, 40 milliliter HCl. If the volume of the sealed container of carbon dioxide was X, तो X का वॉल्यूम पूछा है। अब given है the entire amount of carbon dioxide reacted with exactly half the initial amount of calcium hydroxide, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आधा इधर रिएक्ट किया और आधा इधर अनरिएक्टेड होगा। तो देखो, सीधी बात है, तुम्हें अब डेटा क्या दिया है, डेटा तुम्हें मैं बोलता हूँ हर एक रेडॉक्स का, जब भी केमिस्ट्री का कोई इनऑर्गेनिक का सवाल आ जाए ना, ट्राई करो कि उसको तुम घुमा फिरा के मोल्स पे लेके जाओ। मोल से तुम्हें सब कुछ देगा, क्योंकि मोल्स है सीधी बात है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो तुम्हें सब कुछ करने देगा। तुम्हारा हर एक एरिथमेटिक रूल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में वैलिड हो जाता है। तो घुमा फिरा के मोल्स में लेके जाओ। तुम्हें पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक सील्ड कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड था और एक उसको उसको तुमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तुम रिएक्ट किया। और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना बोला है कि उसका आधा रिएक्ट किया और आधा 0.1 मोलर 40 ml HCl के साथ रिएक्ट किया। तो तुम्हारे पास जो डेटा है वो 0.1 मोलर 40 ml HCl, सीधी बात है। अब ये टोटली रिएक्ट किया, न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब टोटल रिएक्शन, टोटल न्यूट्रलाइजेशन। टोटल न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, टोटल न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है, तुम्हें ये तो पता ही है कि इतना इसका कितना मोल रिएक्ट किया, ये देख लो। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। बेस मतलब OH माइनस आयन देता है। अब इधर H प्लस तो मोनोबेसिक है ना, मतलब एक ही एक H, 1 मोल ऑफ HCl 1 मोल ऑफ H प्लस ही देता है। तो इधर कितना मोल बन रहा है, 0.1 इंटू 40, मतलब 4 मिलीमोल of H plus, 4 millimole of H plus मतलब 4 millimole of HCl also। अब 4 millimole of HCl मतलब ये कितने मिलीमोल के साथ रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। देख, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2OH माइनस, इसमें डिसोसिएट होता है। अगर इसका 1 मोल है तो इसका कितना मोल होगा? 2 मोल। अब न्यूट्रलाइजेशन के लिए 4 मिलीमोल H प्लस के साथ कितना मिलीमोल ऑफ OH माइनस चाहिए? 4 मिलीमोल ऑफ OH माइनस चाहिए। अगर 4 मिलीमोल ऑफ OH माइनस चाहिए, ये 4 मिलीमोल चाहिए, तो मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कितना चाहिए? ये चाहिए 2 मिलीमोल, क्योंकि इसको डिसोसिएट करके ही तो 2 आता है, तो ये हमें 2 मिलीमोल चाहिए। अब देखो, हमें ये पता चल गया कि इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जितना रिएक्ट किया वो है 2 मिलीमोल, और तुम्हें पता है कि इसने बोला है कि आधा रिएक्ट किया और आधा अनरिएक्टेड है। अगर अनरिएक्टेड 2 मिलीमोल है तो रिएक्टेड भी 2 मिलीमोल है। अब तुम्हें ये रिएक्शन देखो, रिएक्शन में मैं बोला क्या था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मिलीमोल रिएक्ट कर रहा है। अब ये इन लोगों का रिएक्शन क्या होता है? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड 1 मोल ऑफ वाटर। अगर 2 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है तो कितना मिलीमोल ऑफ तुम्हारा वो रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी क्या करेगा? 2 मिलीमोल। ठीक है, अगर 2 मिलीमोल तो 2 मिलीमोल ऑफ तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है। अब तुम्हें एक फॉर्मूला तो जाहिर से पता ही होना चाहिए कि पीवी इजिकल टू एनआरटी। तो पीवी इजिकल टू एनआरटी में तुम्हें बोला है प्रेशर 1 एटीएम एंड 273 केल्विन, तो 1 एटीएम, और तुम्हें वॉल्यूम निकालना है, और एन क्या है? 2 मिलीमोल। 2 मिलीमोल मतलब 2 इंटू 10⁻³ मोल, और इधर एटीएम है तो आर का वैल्यू कितना पुट करोगे? 0.0821, 0.0821 लीटर एटीएम, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स इंटू 273 केल्विन। ठीक है, इतना ही तो करोगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम क्या होगा? ये एटीएम एटीएम इधर से कट जाएगा, लीटर वॉल्यूम लीटर में आएगा, और मोल इनवर्स कट गया, केल्विन केल्विन कट गया, तो वॉल्यूम कितना आएगा? 2 इंटू 10⁻³ इंटू तुम्हारा होगा 0.0821 इंटू 273। तो इसका अगर करोगे 2 इंटू 0.0821 इंटू 273, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000, तो आ रहा है 0.0448 ठीक है। अब ये किसके इसमें आया? लीटर, और तुम्हें पूछा सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है, तो सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए क्या होता है? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 1000 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 44.826। अगर नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, नियरेस्ट इंटीजर पूछा है तो 45। ठीक है, तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 45। ये क्वेश्चन आसान था, और तुम इधर डायरेक्टली इधर मोल्स निकालनी है ना, तो 2 मिली मोल्स निकालनी है, इसके साथ डायरेक्टली 22400 भी कर सकते थे सेंटीमीटर क्यूब, तो उसके उसके हिसाब से भी वैल्यू उतना ही आया था, मतलब 44.800 सेंटीमीटर क्यूब। तो इधर से डायरेक्टली भी कर सकते हो, और किसी को अगर ये याद नहीं है कि ये 22.4 लीटर होता है नॉर्मल एसटीपी पे, तो ये भी ये डायरेक्ट बॉयल्स लॉ की टेम्परेचर मतलब पी इक्वल टू एनआरटी या आइडियल गैस इक्वेशन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोला है कि जब स्पीसीज विच डज नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? डिस्प्रोपोर्शनेशन का रिएक्शन का मतलब है कि एक्स एक्स कंपाउंड है जो कि प्लस एन में है, वो प्लस एन से एक्स टू द पावर एन प्लस वन में भी जा सकता है, एक्स टू द पावर एन माइनस वन में भी आ सकता है। मतलब इसका ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड। अब ये जब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा तो x प्लस एन होगा, मतलब ये n माइनस वन में भी जा सकता है, n प्लस वन में भी जा सकता है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि कोई एक कंपाउंड का, मान लो कि ये x, x का अगर प्लस एन, ये जो प्लस एन ये क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं बोलूं इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, मतलब x n प्लस वन में नहीं जाएगा। और अगर मैं बोलूं ये n क्या है? लोएस्ट है, तो इसका क्या होगा? इसका रिडक्शन और पॉसिबल नहीं है। तो आइदर ये चारों में कुछ भी करके मुझे ये निकालना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि एक तो
ये ढूंढना पड़ेगा कि किसी का मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मिल गया तो वो कंपाउंड जो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा, या फिर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मिल गया, ये कुछ भी मिल जाए तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो देखो, क्लोरीन का होता क्या है, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 प्रेजेंट है और वो एक ले भी सकता है, मतलब इसका क्लोरीन का +7 इज द हाईएस्ट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और क्लोरीन 7 से क्लोरीन Cl2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद HCl में -1, तो इसका ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +7 या -1 अगर मिल गया तो खेल खत्म। तो इसका पहले देख लो, ClO2 माइनस, ClO2 माइनस अगर मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ, इसका देख लो, x माइनस 4 इजिकल टू -1, x इजिकल टू +3, तो इसका +3 है, मतलब ये तो हमेशा डिसोसिएशन रिएक्शन दिखा देगा। इसका कितना है, x माइनस 8 इजिकल टू -1, इसका आ रहा है +7, मतलब ये तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पक्का नहीं दिखाएगा, ये आंसर है। इसके बाद देखो, x माइनस 2 इजिकल टू -1, x इजिकल टू +1, ये भी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो करेगा, तो ये दोनों तो गलत हो गया। इसके बाद ClO3 मतलब x माइनस 6 इजिकल टू -1, x इजिकल टू +5, ये तो ऑक्सीडेशन इसका +5 है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यही था इसका आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। लिस्ट वन एंड लिस्ट टू में तुम्हें देखो, अगर किसी को कुछ नहीं आता, लिटरली कुछ नहीं आता, डिस्ट्रोबोनेशन रिएक्शन तो तुम्हें पता ही है, अभी बोला। डिस्ट्रोबोनेशन रिएक्शन मतलब जिसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है, और वो भी साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये देख लो, इधर तुम्हें अच्छे से दिख रहा है कि पैरोक्साइड है, पैरोक्साइड ऑक्सीजन -1 है, इधर वाटर में -2 हो रहा है, और ऑक्सीजन फ्री स्टेट में गैसियस फॉर्म में 0 हो रहा है, तो ये डी तो पक्का जाएगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डी का अगर 1 जाएगा, देखो इधर से पूरा तुम्हारा ये स्ट्रक्चर, ये ऑप्शन से खत्म हो रहा है, डी का 1, 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हो रहा है। अब देखो, बाकी देख लो, क्या बोला है, पहले मीथेन को ऑक्सीजन से कॉम्बशन कर रहा है, वो कुछ नहीं है, कॉम्बशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, या फिर कॉम्बशन रिएक्शन, जो भी बोलो तुम। अब इसके बाद बोला है कि सोडियम हाइड्राइड 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्राइड सॉलिड फॉर्म में जाके 2 मोल्स ऑफ सोडियम सॉलिड और हाइड्रोजन गैस में दे रहा है, तो ये क्या है, ये सीधी बात है, ये डिकम्पोज हो रहा है सोडियम, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या है, V2O5 सॉलिड +5 कैल्शियम सॉलिड, उस उससे क्या हो रहा है, सॉरी, हीट करके 2 वॉल्यूम्स ऑफ वेनाडियम सॉलिड +5 कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड। तो ये क्या है, ये है डिस्प्ले। देखो, वेनाडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा था, अब वेनाडियम फ्री स्टेट में चला गया और कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसको क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, ये बहुत बच्चों वाला खेल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब पढ़ लेना। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये तो कुछ मतलब ये क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं ज्यादा। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 एंड 2। ये स्टेटमेंट 1 एंड 2, देखो इस हर एक चैप्टर से ना मैं देख रहा हूँ कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे रहा है बहुत ज्यादा, मतलब, और उसका मतलब उतना ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं हो रहा है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा हार्ड आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन आसान आ रहा है। तो एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला है, इन द ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ dilute H2SO4 titration the solution needs to be heated initially to 60 degree, but no heating is required in ferrous ammonium sulfate, FAS by KMnO4 titration in the presence of dilute H2SO4। ये एक स्टेटमेंट है, और दूसरा स्टेटमेंट ये है। अब देखो, इसमें पूछा है कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 में से कौन ट्रू है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इस क्वेश्चन में कुछ खास है ही नहीं। क्या होता है, पहले क्या बोला है, पहले बोला है कि हीटिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑक्सैलिक एसिड फिल्ट्रेशन ड्यू टू हाई एक्टिवेशन एनर्जी, और FAS के साथ मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ जब तुम्हारा टाइट्रेशन होता है, विच विल गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन ऑफ एयर, तो उसमें हीटिंग नहीं रिक्वायर्ड होता। तो पहले होता क्या है, अगर तुम ऑक्सैलिक एसिड फिल्ट्रेशन को देखोगे, तो उसमें क्या होता है, हीटिंग रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है ना, वो बहुत, मतलब उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। तो क्या है,
ऑक्सैलिक एसिड को जो जब फिल्टर किया जाता है उसको वो रिएक्ट नहीं होता, उस रिएक्ट करने के लिए उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करने के लिए। तो हीटिंग क्या करता है, हीटिंग एक्सीलरेट कर देता है रिएक्शन को, क्योंकि ये रिएक्शन जब नॉर्मल टेम्परेचर में होता है ना, तो बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन होता है। और अगर मैं दूसरा बात बोलूं तो ये स्टेटमेंट तो सही जा रहा है, और सेकंड स्टेटमेंट टू नहीं, मतलब सेकंड पार्ट ऑफ स्टेटमेंट वन, उसमें क्या बोला है, एफेस फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ टाइट्रेशन। तो फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ जब टाइट्रेशन किया जाता है तब ये हीटिंग जरूरी नहीं होता, क्योंकि फेरस अमोनियम सल्फेट को जब एक्सपोज किया जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब जो एयर में जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका। ऑक्सीडेशन मतलब फेरस मतलब Fe2+, Fe2+ किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो कि एयर में है। तो ये क्या है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और इसमें क्या होता है, अगर तुम बोलोगे भैया तो हम लोग अगर हीट करेंगे तो दिक्कत क्या होगा, तो दिक्कत ये होगा कि हीट जब करोगे तो ये तो ऑक्सीडाइज करेगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर कुछ अनवांटेड ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा ना। तो इससे कुछ होता है कि इससे कुछ पोटेंशियल एरर आ जाता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब तुम कुछ सोच भी नहीं सकते, कुछ अनवांटेड अगर ऑक्सीडेशन कभी भी आ गया ना तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एफएस के साथ जब टाइट्रेशन करते हैं, जब एफएस बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, तो हम लोग को एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हीटिंग नहीं हो सकता। और अगर तुम हीट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा, तुम्हारा डेटा एरर आएगा पक्का, क्योंकि अनवांटेड ऑक्सीडेशन तो होगा। और स्टेटमेंट टू में क्या बोला है, स्टेटमेंट टू में बोला है कि इन ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस पोटेशियम परमांगनेट द सॉल्यूशन नीड्स टू बी हीटेड इनिशियली टू 60 डिग्री इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 मतलब एसिड, और फॉर टाइट्रेशन, बट नो हीटिंग इज रिक्वायर्ड इन फेरस अमोनियम सल्फेट वर्सेस KMnO4 टाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। वही सेम स्टेटमेंट जो कि पहले था, थोड़ा सा घुमा के दिया है। तो क्या बोला है, पहले देखो, पहले ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 में क्या हो रहा है कि इसमें हीटिंग बोल रहा है कि इनिशियली टू 60 डिग्री, 60 डिग्री हीट क्यों होता है, क्योंकि ये ऑक्सैलिक एसिड मतलब C2H2O4 के साथ जब टाइट्रेशन होता है पोटेशियम परमांगनेट के साथ एसिडिक मीडियम में, मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का प्रेजेंस में, तो रिएक्शन क्या है, रिलेटिवली बहुत ज्यादा स्लो है रूम टेम्परेचर में। अब रूम टेम्परेचर में बहुत ज्यादा स्लो है, उसके बाद क्या होगा, अगर ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन करके क्या, C2H2O4 ऑक्सीडाइज होकर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो क्या होता है, रिक्वेस्ट में, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब कोई दूसरा रिड्यूस होगा, रिड्यूस कौन होता है, पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम मैंगनीज क्या है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +7 से +2 में जाएगा। तो +7 क्या है, पर्पल कलर होगा, और जब तुम टाइट्रेशन करोगे तो +7 +2 में जाता है, तो पर्पल कलर कलरलेस हो जाता है, और हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो ये जो रिडक्शन हो रहा है ना, इसको ये हिंडर्ड हो जाता है, क्योंकि इसका जो रिएक्शन होता है, ये इसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम करने के लिए हमें हीट करना पड़ता है अप टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्योंकि तो इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ऐसा बोल सकते हो कि टू फैसिलिटेट द रिएक्शन, कुछ भी। तो और उसके बाद अगर तुम फेरस अमोनियम सल्फेट में देखोगे वर्सेस KMnO4, तो उसमें क्या होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट मतलब FAS, उसके साथ जब KMnO4 का टाइट्रेशन होता है तो वो FAS कंटेंट Fe2+, फेरस मतलब Fe2+, वो इजीली KMnO4 के प्रेजेंस में Fe3+ में ऑक्सीडाइज हो जाता है, उससे कुछ दिक्कत नहीं होता। थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रेजेंस चाहिए एसिडिक मीडियम के लिए। और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता है, और कोई तुम्हारा एलिवेटेड टेम्परेचर नहीं लगता, तो हीटिंग अननेसेसरी हो जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है एम्बिएंट टेम्परेचर में। एंड अगर तुम हीट करोगे, वही सेम कहानी, तो अननेसेसरी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अननेसेसरी ऑक्सीडेशन से ज्यादा दिक्कत आ जाएगा। तो इसका जो दोनों स्टेटमेंट था वो मैंने समझा दिया, क्योंकि इसमें क्या ही लिखो इसमें, तो इसका जो दोनों स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट 1 और 2 ट्रू है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 0.1 मोलर ऑफ पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड KiO3। देखो रिएक्शन तुम्हें सीधी दिया है, 5I- प्लस IO3- और 6H+, इसमें क्या है, 3I2 प्लस 3H2, ये लिखा है। अब पूछा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछा। ठीक है, देखो इसका कितना बोला है, 0.1 मोलर, तो इसका 0.1 मोलर है ये।
सॉरी, ये याद रखना। अब देखो, इसमें बोला है कि 200 ml ऑफ KI सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद एटोमोल मोल ऑफ KiO3, ये एटोमोल के साथ। ये ना, ये थोड़ा सा, ये दोनों जो स्टेटमेंट है ना, ये दोनों स्टेटमेंट थोड़ा सा अजीब है। ये मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं ये दोनों में देखता हूँ। देखो, ये तो रिएक्टेंट के साथ पूछा है, ये पूछा है डायरेक्टली किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। बोला है कि 0.5 लीटर ऑफ KI सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड 0.05 मोल ऑफ I2। बोला है इसका अगर तुम 0.5 लीटर लोगे। अब देखो, 0.1 मोलर मतलब 0.1 मोल लीटर इनवर्स, इसके साथ 0.5 लीटर, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा जब करना, कुछ भी करना, हमेशा मोल में करना। मोल्स इज द अल्टीमेट थिंग। तो मोल्स में करो, तो इसका क्या होगा, 0.05 मोल्स आ रहा है। तो 0.05 मोल्स रिएक्ट करके कितना बनाएगा, प्रोड्यूस 0.05 मोल ऑफ आयोडीन। अब इधर से तुम्हें ये तो पता चल रहा है कि 5 मोल्स, मैं दूसरा कलर से दिखाता हूँ, इसका 5 मोल्स रिएक्ट करके 5 मोल ऑफ आई माइनस रिएक्ट करके 3 मोल ऑफ I2 बनाता है। ठीक है, तो इसका अगर 0.05 है, तो इसका 0.05 मोल रिएक्ट करके कितना मोल सब बनाएगा, 0.03 मोल ऑफ I2 बनाएगा। ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो अगर सी स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन तो गया खत्म। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन डी में। बोला है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ KiO3 इज इक्वल टू कितना है। अब इक्विवेलेंट, तो तुम्हारा एक सी स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद देखो, KiO3 क्या पूछा है, KiO3 का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज द एक्चुअल वेट ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय इन फैक्टर या फिर एक्स फैक्टर, जो भी तुम बोलो। ठीक है, अब इन फैक्टर मतलब क्या है, इस रेडॉक्स रिएक्शन में इन फैक्टर हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट का डेल, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन का चेंज इन फैक्टर होता है। अगर तुम इक्विवेलेंट वेट को पकड़ोगे, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, के आई ओ थ्री माइनस का तो पूछ रहा है, तो आई ओ थ्री माइनस में आई ओ थ्री माइनस, इसका अगर एक्स निकालोगे तो इसका कितना आ रहा है, एक्स इजिकल टू तुम्हारा एक्स माइनस 6 इजिकल टू -1, मतलब एक्स इजिकल टू +5, एक्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयोडीन में, मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो एक ही आयोडीन है, एक ही मोल है, तो इसका कितना है, कितना चेंज हो रहा है, डेल ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हो रहा है 5 का। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट किसका, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KiO3 डिवाइडेड बाय 5 होगा। तो ये तो सही ऑप्शन है, मतलब डी का होगा। मतलब ए एंड बी ये तो नहीं होगा, ये ए एंड डी होगा। अब ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये देखो, एक सेकंड में दिखा देता हूँ। इसको मैं कंट्रोल सी करके नेक्स्ट पेज में दे हम्म अब देखो, इसका क्या है, पहले बोला है कि 2 मिलीलीटर ऑफ KI सॉल्यूशन रिएक्ट कर रहा है 0.04। अब देखो, तुम्हारा जो है 5I माइनस के साथ IO3 माइनस रिएक्ट कर रहा है 6H प्लस के साथ, वो 3I2 और 3H2 दे रहा है। अब इसका 0.1 मोलर बोला है। 200 मिलीलीटर ऑफ KI सॉल्यूशन, 200 मिलीलीटर मतलब इसके साथ 200 ml तुम मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आएगा, 0.1 मोल लीटर इनवर्स इंटू 200, तो कितना आ रहा है, तुम्हारा ये 20 आ रहा है ना, हाँ, तो 20 मिलीमोल। ठीक है, ये मिलीमोल KI सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ 0.04 मोलर ऑफ KiO3, इसका कितना, 0.004 मोल ऑफ KiO3। ठीक है, अब इसमें बोला है कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KI रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ H2SO4 एंड KiO3 सॉल्यूशन, ये दोनों एक्सेस में होना चाहिए। और इसको अगर मैं उसमें कर दूं, ये मोल में है, मिली मोल में करूँ तो कितना आ रहा है, तुम्हारा 4 आ रहा है ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 मिली मोल आ रहा है, 4 मिलीमोल ऑफ KiO3। तो ये दोनों तो रिएक्शन होगा, मतलब इसका भी इसका कितना होगा, इसका अगर चार, एक मोल के लिए, 1 मोल के लिए इसका 5 मोल लगता है, तो इसका 4 मोल के लिए इसका 20 मोल चाहिए। तो ये तो पक्का रिएक्ट करेगा, मतलब ये रिएक्शन तो पक्का पॉसिबल है, ये तो हो जाएगा पक्का। और इसके साथ क्या बोला है, 200 मिलीलीटर ऑफ KI सॉल्यूशन, मतलब सेम 20 मिलीमोल
रिएक्ट विथ 0.006 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक एसिड का 0.006 मतलब 6 मिलीमोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो, इधर बोला है कि इधर तुम्हें देख के पता चल रहा है कि 6 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का जब 6 मोल किसके साथ रिएक्ट करते हैं, 5 मोल के साथ रिएक्ट करता है। मतलब 6 मोल ऑफ H2SO4 के साथ कितना रिएक्ट करता है, 5 मोल ऑफ तुम्हारा आयोडाइड। तो इसका अगर 1 मोल रिएक्ट कितने के साथ करता है, 5/6 के साथ करता है। इसका अगर मैं बोलूं कि 6 मिलीमोल ऑफ H2SO4 किसके साथ रिएक्ट करेगा, 5/6 × 6 मतलब 5 मिलीमोल। अब तुम्हें इतना सा, बस इतना सा ही क्या चाहिए, आई माइनस चाहिए। अब क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला है कि KiO3 और H2SO4 एक्सेस में है, मगर इधर तो आयोडाइड माइनस एक्सेस में है। 5 मिलीमोल रिएक्ट हो रहा है, 15 मिलीमोल तो एक्सेस में हो रहा है, उसके साथ रिएक्ट करने के लिए H2SO4 नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है। मतलब ये भी तरह से नहीं होगा। बस मैंने ऐसे ही दिखाया क्योंकि ये दोनों ना, मतलब ये देखो, थोड़ा सा अगर ये एक्सेस वेक्सेस नहीं कहता तो तुम्हें दिक्कत आता। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, जब प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है कि या फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट या फिर डायरेक्टली ऐसा कुछ दे रहा है जो इजीली हो रहा है, उस ऑप्शंस को पहले पकड़ो, उस ऑप्शंस को पहले सॉल्व करो। ठीक है, तो यही था आज के लिए। आज का ज्यादा कुछ खास नहीं था, मतलब 5 ही क्वेश्चंस था, मगर 5 जो क्वेश्चंस था वो काफी अच्छा अच्छा क्वेश्चंस था। मतलब इसमें बहुत कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हें लगता है, वो कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। तो हाँ, मैं बोलता हूँ कि तुम ना एक बार इन फैक्टर अच्छे से पढ़ लेना, उससे दिक्कत। और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर जेईई मेंस में पूछेगा रिएक्शन का ना, रिएक्शंस को जितना टाइप्स है, वो रिएक्शन का टाइप्स पढ़ लो अच्छे से कि कौन सा है कॉम्बशन रिएक्शन, कौन सा, मतलब उसका एग्जाम्पल्स देख लो एक, और उतना खासा। और देखो, तुम्हें मोल्स, मतलब ये जो चैप्टर है ना वो संभव मैच करता है वो जो पहला चैप्टर तुम पढ़ते हो केमिस्ट्री का, तुम्हारा नॉर्मल जहां पर वो मोलरिटी मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन का क्वेश्चन आता है, या फिर, और हमेशा ना, मतलब ये मोल्स मोल्स मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन, ये हमेशा ये सब चीजें, मतलब ये सब चीजें तो हमेशा याद रखना ही था। और ये जो 5 क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन ठीक ठाक था मुझे, मतलब सही लगा, मतलब उतना ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। मैं बोलूँ तो मतलब उतना ज्यादा इजी भी नहीं था कि एक बार में हो जाए। तो ठीक सही था। और आज का वीडियो के लिए इतना ही था, और सॉरी फॉर द लेट। मैं आज 8 बजे वीडियो डालने वाला था आज, मतलब कल सोया नहीं था तो इसलिए लेट हो गया उठने में, तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था सुबह। तो आज का वीडियो डल जाएगा, अभी मैं अपलोड कर देता हूँ। अभी तो एक, मतलब 2 बजे अपलोड हो जाएगा, या फिर 1:30 बजे अपलोड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो और इसके बाद मैं अच्छे चैप्टर्स करा दूंगा। ऐसा नहीं कि अच्छे चैप्टर्स नहीं होगा। ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग या फिर थर्मोडायनेमिक्स, उसका मैं पीपीटी बना रहा हूँ। मतलब टाइम लग रहा है, क्वेश्चंस कलेक्ट करने में, बहुत ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है। तो मुझे हर एक शिफ्ट से एक एक क्वेश्चंस को निकालना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है वो, मतलब बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो बहुत अच्छे से पढ़ लो। मतलब देखो, मैं इधर फ्लेक्स करने के लिए क्या ही बोलूँ कि मैं आईआईटी दिल्ली में हूँ, मेरा बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक बंदा आईआईटीएन होता है जो आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन लेता है। तो मैं जितना बोलता हूँ कि अ, अगर बस ये 1 या 2 महीने जो है ना, ये 1 मंथ मान लो कि 1 मंथ तो है, इसमें ना मानो कि तुम्हें सब आता है। ये कॉन्फिडेंस खुद में अंदर होना चाहिए। एक महीने में तुम्हें कुछ खोने के लिए नहीं है, तुम्हें बस गेन करने के लिए है। मैं इतना सजेस्ट कर सकता हूँ कि जितना है उतना एफर्ट लगा दो। इससे नीचे, मतलब एक, अगर आईआईटी ना भी मिले ना, ये रिग्रेट मत रखना कि मैंने एफर्ट नहीं डाला। जितना एफर्ट है उतना डाल दो। मम्मी पापा का आशीर्वाद तो है ही ना तेरे सर पर, तो उतना सोचने का नहीं है। वो कर देता है, सब कुछ वो हो जाता है, भगवान देख लेता है। तो इतना ही था। और एक बात अच्छा मैं बोलता हूँ कि मैंने जैसे किया था कि जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज हो सके, मतलब अभी तो 100, मतलब 10-15 मतलब
अच्छा एकेडमीज़ है, उस एकेडमीज़ का टेस्ट सीरीज़ खरीद लो। या फिर अगर टेस्ट सीरीज़ ना मिल रहा है, तो टेलीग्राम में जाओ ना, टेलीग्राम में जाके ढूँढो, हज़ार-हज़ार टेस्ट सीरीज़, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन सीरीज़ मिल जाएगा। उससे मतलब प्रैक्टिस रुकना नहीं चाहिए। अभी मैं जितना मैं जैसे अभी कोई चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है, मैं चैप्टर में एक ही बात बोलता हूँ कि अगर कोई 30% थ्योरी पढ़ रहा है, तो उसका 70% प्रैक्टिस होना चाहिए। तभी जाके एक चैप्टर का तुम्हें 50% आता है। ठीक है? और उसके बाद जब तुम उसके ऊपर फाइन ट्यून लगाओगे, मतलब उसको अच्छे से समझोगे, तब तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा। ये होता है सिंपल मुद्दा। अब तुम्हें 30% करके, ये 30% मतलब क्या होता है पता है? इसका 20% भी नहीं होता एक चैप्टर का। अब ये 20% चैप्टर छोड़ के करके तुम बोलते हो कि क्वेश्चंस नहीं होता। भाई क्वेश्चंस तभी होता जब तुम ये एक-एक चैप्टर से 200 या 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। सीधी मुद्दा है कि अगर कोई ड्रॉपर है तो उसको 200-300 क्वेश्चन तो करना ही चाहिए। अगर कोई इसका दिमाग अच्छा है मतलब मिनिमम 150 क्वेश्चन तो कर लो या फिर 100 क्वेश्चन तो मिनिमम करना चाहिए। ठीक है? तो और मैं बोलता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके ना टेस्ट सीरीज़ अटेंड कर लो। टेस्ट सीरीज़ अटेंड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबका किस्मत अच्छा रहेगा। अ, हमेशा इक्वल कॉम्पिटिशन में बिलीव करो और खुद से कॉम्पिटिशन करना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ये मत सोचना कि अ, कोई दूसरा अच्छा पढ़ रहा है, कोई दूसरा अगर कोई अच्छा पढ़ रहा है तो उसको मोटिवेट होके तुम भी पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं। कोई दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ लड़ो मत, खुद से प्रिपेयर करो, अच्छा होगा। हमेशा भगवान, अल्लाह जो भी है हमेशा सबके साथ रहता है। तो आगे बढ़ो और करते रहो। इसके बाद कोई और इंस्टाग्राम को थोड़ा-सा अलग रख दो अभी। अ, जेईई के बाद इंस्टाग्राम कर लेना, आईआईटी में आके कोई नहीं पढ़ता है, सब खेलता ही है। और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ थोड़ा-सा वो कर लेना कि टेस्ट सीरीज़ हमेशा अच्छे से दो और इंस्टाग्राम के साइड में रखो। यूट्यूब के यूज़ करो, यूट्यूब में इतना ज़्यादा फ्री कंटेंट है ना, मैं क्या ही बोलूँ। यूट्यूब का फ्री कंटेंट को यूज़ करो और अगर तुम्हें मतलब मैं जेईई मेंस का ये करा रहा हूँ तो जेईई मेंस का तो ये हो रहा है। इससे अच्छा जो प्लेलिस्ट है ना वो जेईई एडवांस वाला है। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है। जेईई एडवांस में मैंने लास्ट 10 इयर्स का जेईई एडवांस का सारे क्वेश्चंस करा दिए। वो क्वेश्चंस अच्छा खासा है। उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, उसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। उसका प्लेलिस्ट मेरे चैनल में घुसो, चैनल में घुसने के बाद चैनल में घुसने के बाद तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वो प्लेलिस्ट देख लेना, वो ज़्यादा बेटर होगा, इससे भी अच्छा होगा, अगर कोई एडवांस का अच्छे से प्रिपरेशन ले रहा है। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में शायद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कराऊँगा या फिर थर्मोडायनामिक्स होगा। वो मैं कल सुबह 8 बजे हो जाएगा, अभी लेट नहीं होगा। ट्राई करूँगा कि लेट ना ही होए। तो और कोऑर्डिनेशन वाला वीडियो का अच्छा खासा व्यूज़ आ रहा है और उसके लिए सच में थैंक यू। और जो जितने भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं उसके लिए मैं मेरा दिल से थैंक यू यार। ओके बाय।